हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज संदीप गहलोत एंड आई एम फ्रॉम बीकानेर राजस्थान। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ जिसमें पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्लास 12 पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इस चैप्टर को बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मीन्स रुकना। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुकना होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर 1 है हमारी क्लास 12 की फिजिक्स का, जिसमें हम चार्जेस के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। प्रॉपर्टी ऑफ मास by which by which it can experience of force in magnetic magnetic and electric field। चार्ज एक मास की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या करती है? फोर्स को एक्सपीरियंस करती है। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या करती है? फोर्स को एक्सपीरियंस करती है। रिप्रेजेंट बाय कूलम्ब। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल बॉडी की। न्यूट्रल बॉडी, आप न्यूट्रल बॉडी किस बॉडी को कहते हैं? न्यूट्रल बॉडी सर ऐसी बॉडी जो क्या होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं होते हैं, जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, ऐसी बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। नहीं, ऐसी बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी नहीं कहते हैं। न्यूट्रल बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है। जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ऐसी बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम एटम है हमारे पास, सोडियम एटम है जिसमें 11 ही प्रोटॉन होते हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। तभी सोडियम क्या है? एक न्यूट्रल एटम है। तभी सोडियम क्या है? न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, तभी ये क्या है? न्यूट्रल है। तो सर हम किसी भी बॉडी को की न्यूट्रलिटी को चेंज कैसे करते हैं? हाउ टू चेंज ए न्यूट्रल बॉडी? हाउ टू चेंज ए न्यूट्रल बॉडी? किसी भी न्यूट्रल बॉडी को हम कैसे चेंज करते हैं? चार्ज पता चल गया, एक मास की प्रॉपर्टी होती है जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। अब न्यूट्रल बॉडी कैसे चेंज करते हैं? जैसे एक बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, ये कौन सी बॉडी है? ये एक न्यूट्रल बॉडी है। इसमें से मैंने क्या किया? 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। 10 इलेक्ट्रॉन मैंने इसके अंदर से निकाल लिए। निकालने के बाद ये बॉडी कैसी हुई? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे हुई सर? क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। मतलब किसी बॉडी के अंदर से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो उस बॉडी में बचेगा क्या? प्रोटॉन बचेगा। यानी मेजॉरिटी में क्या बचेगा? प्रोटॉन बचेगा। यानी बेसिकली क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज। बेसिकली n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो भी ओवरऑल बॉडी उसके अंदर n नंबर ऑफ प्रोटॉन बच जाएंगे। तो ओवरऑल ये बॉडी क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। इस बॉडी में से मान लो मैंने ये न्यूट्रल बॉडी है, इसके अंदर मैंने
10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। इसका मतलब ओवरऑल ये बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिव चार्ज। और ये बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली हो गई। अब हम इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल तो रहे हैं, तो ये बॉडी पॉजिटिव हो जा रही है। अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रही है। तो बेसिकली निकालते हैं तब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम माइनस का। चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन हो जाता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये प्लस का होता है। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, वो होता है 9.11 into 10 to the power minus 31 kg। और मास ऑफ 1 प्रोटॉन वो होता है 1.27 to the power minus 27 kg। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ द प्रोटॉन। अब इसी एग्जांपल को हम देख लेते हैं। जैसे बॉडी है न्यूट्रल, उसके अंदर से 10 इलेक्ट्रॉन निकाले, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था 1.6 into 10 to the power minus 19, यही था। 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा 10 into 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मतलब इतना चार्ज बॉडी के अंदर से क्या आया, बाहर आया। उसी का उल्टा कर देते हैं, बेसिकली आउटसाइड आया, मतलब बॉडी के बाहर आया, यानी ये ओवरऑल बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। और इस बॉडी के अंदर से निकला कितना चार्ज है, इतना चार्ज इस बॉडी से निकला है। और कोई भी बॉडी जैसे न्यूट्रल बॉडी, फिर से अगर किसी बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन में ऐड करता हूँ, एक नहीं 10 इलेक्ट्रॉन मान लो इसके अंदर ऐड किए, तो ये बॉडी में चार्ज क्या आएगा 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ये होता है। और 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19। ये हो जाता है 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसका प्रोटॉन। इसके अंदर चार्जेस निकले, इसके अंदर से हमने चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट करवाए, बेसिकली इसके अंदर चार्ज आए। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम आगे बात करते हैं किसकी, अभी बताते हैं किसकी। Types of charges, types of charges and their properties, their properties, इसकी हम आगे बात करते हैं। ये बेसिकली होता है टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर 2 types of charge, types of charge। One positive charge and second one is negative। पॉजिटिव को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव को माइनस से। और रिप्रेजेंटेड बाय कूलम, कूलम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम होती है। सीजियम बेसिकली यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम, इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ऐसा यूनिट होती है इसकी। सीजियस यूनिट क्या होती है, सीजियस यूनिट क्या होती है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम क्या होती है, सीजियस यूनिट होती है, या फिर फ्रैंकलिन बोल सकते हैं उसको, फ्रैंकलिन। ये उसकी क्या बेसिकली ये होती है 1 कूलम इज इक्वल टू
3 into 10 to the power 9 state coulomb. State coulomb. Okay. ये there are two types of charges, positive and negative. अब बात करते हैं dimensions of the charge की. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. डायमेंशन आपसे पूछ सकता है. डायमेंशन कैसे निकालते हैं? आपने यूनिट डायमेंशन में पढ़ा होगा कि करंट का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे. करंट का फॉर्मूला क्या होता है? कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक वायर में फ्लो होता है पर यूनिट टाइम. वही होता है हमारे पास करंट का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? ए इंटू टाइम का टी. ये बेसिकली डायमेंशन ऑफ चार्ज. आगे दिस इज द डायमेंशन ऑफ द चार्ज. अब हम आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज की. प्रॉपर्टीज जिससे पहली प्रॉपर्टीज आती है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास. चार्ज is always associated with mass. Associated with mass. चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होता है. बिना मास के कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है. चार्ज तभी एग्जिस्ट करेगा तब उसके पास क्या होगा? मास होगा. मास होएगा तभी चार्ज होएगा. चार्ज क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है. चार्ज इज ट्रांसफरेबल. चार्ज ट्रांसफरेबल होता है मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज आसानी से ट्रांसफर हो सकता है. चार्ज बेसिकली पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रल के अंदर बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर होता है. उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वन बॉडी टू अनदर बॉडी मूव करते रहते हैं. इसका मतलब चार्ज हमारा क्या होता है? ट्रांसफरेबल होता है. थर्ड क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड. ये इंपॉर्टेंट है बहुत. चार्ज इज क्वांटाइज्ड. ये इंपॉर्टेंट स्टार लगाना है. चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज क्वांटाइज्ड मतलब Q इज इक्वल टू चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड और एडेड. जिसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई. जहां पे n क्या होता है? इंटीजर होता है. n रिप्रेजेंट इंटीजर और इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4 डैश 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 डैश. यानी Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. कभी भी अगर हमें किसी चार्ज को पहचानना है कि ये चार्ज रियल में एग्जिस्ट करता है या नहीं तो हम बेसिकली उसका n निकालते हैं. n मतलब उस चार्ज से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए या उस चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अंदर डाले गए. उस चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इनसाइड द चार्ज गए या कितने इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द चार्ज गए वो हम इस फॉर्मूले से पता करते हैं. क्या एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. जैसे एक न्यूट्रल बॉडी थी. इसके अंदर से मैंने 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए. अब प्लस और माइनस कैसे लगाते हैं वो भी हम इधर ही सीखेंगे. रिमूव 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है. सबको पता है. 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब ये बेसिकली इसके रिमूव हुए. जब भी इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से रिमूव होते हैं तब प्लस साइन आता है. क्यों आता है प्लस साइन? क्योंकि ओवरऑल वो बॉडी क्या हो जाती है? पॉजिटिव चार्ज हो जाती है. इसके अंदर उसके अंदर क्या रहता है? प्लस साइन आ जाता है. तो ये बेसिकली क्या होता है? 16 × 10⁻⁻19 कूलम. ये इसका आंसर हो गया. जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं देखूं इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिए. यानी एक इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है, चार्ज ये होता है. 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा?
10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस बार ऐड किया है तो नेगेटिव साइड ऑब्वियसली आएगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल बॉडी कैसी हो रही है, नेगेटिवली चार्ज हो रही है। ओवरऑल बॉडी कैसी हो रही है, नेगेटिवली चार्ज हो रही है। ओवरऑल आंसर माइनस का 16 × 10⁻⁻⁻⁻⁻ कूलम आएगा इस बार। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, वो करना, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द चार्ज इज नॉट पॉसिबल, चार्ज इज नॉट पॉसिबल, विच ऑफ द चार्ज इज नॉट पॉसिबल, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, हमें ये बताना है। एग्जाम्पल ए 1.6 × 10⁻19, B 1.6 × 10⁻14, C 6.4 × 10⁻18 and last D 4.5 × इनमें से कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, हमें ये बताना है। कैसे पता करेंगे? हाउ टू फाइंड, कैसे पता करेंगे? सबसे पहले n की वैल्यू निकालना, n निकल जाएगा ना, n निकल जाएगा ना, तब हमें पता चल जाएगा कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। कब एग्जिस्ट नहीं करेगा कोई चार्ज? जब n की वैल्यू अगर इंटीजर आती है तब चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अगर n की वैल्यू नॉन इंटीजर आती है तब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसका रीजन यही है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, क्यों नहीं करेगा उसका रीजन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो सबसे छोटा चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा चार्ज होता है पूरी फिजिक्स में। क्लास 12 की पूरी फिजिक्स में सबसे छोटा चार्ज अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज कभी होता ही नहीं है। हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 3.2 इलेक्ट्रॉन नहीं होता। साफ बोल देना 1 इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज होता है, बाकी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन आप इन फ्यूचर आप कॉलेज में जाओगे ना तो 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज होता है कौन सा? क्वार्ट्ज। वो आपको हायर स्टडी में देखने को मिलेगा। लेकिन क्लास 12 में अगर क्वेश्चन आए तो 1 इलेक्ट्रॉन मार्क करके आना कि सबसे छोटा चार्ज यही होता है, यही होता है। इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे? 1 2 3 4 ऐसे ही तो बाहर निकलेंगे, इंटीजर नंबर में बाहर निकलेंगे। तो नॉन इंटीजर आएगा तो वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। तो इन सभी का अगर मैं Q = any फॉर्मूले से चेक करता हूँ, चार्ज तो दे रखा है और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम सबको पता है क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
इस केस में। इस केस में n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस केस में n की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 5। इस केस में n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू, क्योंकि इसको डिवाइड है ना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये तो बेसिकली 10 आ जाएगा। और बेसिकली अगर मैं इसमें जाऊंगा ना, इसमें तो n की वैल्यू 1 आएगी, इसमें 10 टू द पावर 5, इसमें ये। और अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर इसमें देखूं 4.5 इंटू 10 टू द पावर -19, इस ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए ये तो कट गए, बराबर सी बात है, ये भी कट गए। अब 16 और 45 का कोई रेशियो आएगा, फ्रैक्शन में आंसर आएगा, यानी n की वैल्यू क्या आएगी फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में n की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी इसने पूछा क्या था, कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो आंसर ये है। तो आंसर क्या है ये। अब हम आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में। ये हटाओ, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस का मतलब समझते हो आप, मतलब इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस मतलब
पॉजिटिव पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, ये दोनों एक दूसरे के दूर जाएंगे, और ये दोनों भी एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, लाइक चार्जेस attract each other, unlike charges, ये पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट लिखना ना, unlike charges repel, नहीं, like charges repel each other, sorry, repel each other, unlike charges attract each other, each other। ओके, अब इसकी कंडीशन है, ये तभी एप्लीकेबल है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, इसकी कंडीशन है only applicable for point charge, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल, ये कभी भी बड़ी बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस होते हैं ना, उन्हीं के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। और फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे, और फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे, फॉर्मूला होता है k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे बिहेवियर्स हमने देख लिया, इंटरेक्शन ऑफ द चार्जेस हमने देख लिया, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम आगे देखते हैं तीसरा बिहेवियर ऑफ चार्जेस, बिहेवियर ऑफ चार्जेस, बिहेवियर ऑफ चार्जेस, ये पॉइंट ऊपर ही लिखता हूं मैं, ऊपर ही लिखता हूं, बिहेवियर ऑफ चार्जेस, बिहेवियर ऑफ चार्जेस, चार्जेस का बिहेवियर हम देखते हैं। जिसमें पहला देखते हैं चार्ज इज रेस्ट, चार्ज इज रेस्ट। दूसरा चार्ज इज मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, and third one is charge is accelerating, charge is accelerating, charge is accelerating। charge is rest कब देखेंगे, charge is rest क्या होगा, अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो वो ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही ये प्रोड्यूस करेगा। जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब चार्ज मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जब चार्ज मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तभी क्या प्रोड्यूस करेगा, बोथ प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करते हैं चार्ज इज एक्सेलरेटिंग। जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तब क्या प्रोड्यूस करता है, जब चार्ज एक्सेलरेट करता है ना तो उस समय वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड। जब चार्ज रुका हुआ होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।
अगर एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, जिसमें एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, इस तरीके की रेडिएशन वो प्रोड्यूस करता है जब एक चार्ज एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने का मतलब समझते हो, चार्ज या तो दौड़ेगा या अचानक से रुक जाएगा, फिर दौड़ेगा फिर रुक जाएगा, यानी वो अपनी स्पीड वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, स्पीड वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, इसको हम एक्सेलरेटिव, बेसिकली टाइम के साथ। अब ये बेसिकली बिहेवियर और चार्जेस में हम देख लिए, रेस्ट, मूविंग एंड एक्सेलरेटिंग। अब एक और चीज देखते हैं जिसमें चार्ज इज कंजर्व। एक पॉइंट लिख लो, चार्ज हमारा हमेशा कंजर्व होता है, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज कंजर्व मतलब समझते हो, मतलब इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन ए आइसोलेटेड सिस्टम charge is always conserved, charge is always conserved। एक आइसोलेटेड सिस्टम में हमारा जो चार्ज होता है ना वो हमेशा कंजर्वेटिव होता है। दिस इज द फाइनल। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंडक्टर, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अभी इसका इंट्रोडक्शन ही दूंगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर वो होते हैं जो जिसके अंदर फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इंसुलेटर वो होते हैं जिसके अंदर फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसके अंदर फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बेसिकली बाउंडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर क्या होता है, बाउंडेड। और कंडक्टर क्या होता है, मस्त मजाज से एकदम घूमता रहता है कहीं पर भी, अपने सेल में किधर भी जा सकता है, 1 सेल से 2, 2 से 3, कहीं पर भी घूम सकता है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक थी, आगे हम कल पढ़ेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले आगे देखेंगे क्या क्या आता है। थैंक यू सो मच बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।